नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं नरेन आहूजा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज उपस्थित हुआ हूं एक नया प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है उच्च शिक्षा परिचय। जी हाँ दोस्तों, उच्च शिक्षा परिचय एक ऐसा प्रोग्राम जो सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए, भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए, जीवन को नई ऊंचाइयां देने के लिए आप सभी का मार्ग प्रशस्त करेगा। वह नई दिशा प्रदान करेगा जो बताएगा कि युवा क्या पढ़ें, किस तरह पढ़ें, जिससे उनके जीवन को नए आयाम मिल सके, रोजगार के नए अवसर मिल सकें। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नई दिशाएं जन्म ले चुकी हैं। शिक्षण का ढांचा बदल चुका है। विद्यार्थी और अभिभावक अपरिचित हैं इन नई दिशाओं से। वे जानना चाहते हैं पर कैसे। इस प्रकल्पना को साकार करने के लिए व युवा वर्ग को उज्जवल भविष्य निर्माण हेतु हमने उच्च शिक्षा परिचय कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो चलिए दोस्तों, शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं यह अनूठा प्रोग्राम उच्च शिक्षा परिचय। आज सबसे पहले इस प्रोग्राम में हम मुलाकात कराएंगे एक ऐसे इंसान से जो पेशे से तो कुशल सर्जन हैं, पर उसके साथ शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया है। जिन्होंने शिक्षा के हर क्षेत्र में संस्थानों को खोला है, विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। यही नहीं, वो स्वयं एक कुशल लेखक और कवि भी हैं। आइए तो आज आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर अतुल कृष्ण से, जो हमारे सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक भी हैं और कर्ता धर्ता भी हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर आहूजा। हाँ सर, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप एक कुशल सर्जन हैं, पर आप शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह आए? आपने सर्जरी कम और आपने शिक्षा के क्षेत्र को ही अपनी कर्मस्थली बना लिया है, अपनी कर्मभूमि बना लिया, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सर्जन था, सर्जन हूँ और सदैव सर्जन रहूँगा। और मैंने बहुत शल्य क्रिया की है, बहुत शल्य चिकित्सा की है। और जो शल्य चिकित्सा करने के बाद जो आनंद प्राप्त होता है, जो दूसरे को हम मदद कर पाते हैं, वो जो आनंद का अनुभव होता है वो किसी भी चीज़ में नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वर्तमान में मेरा मुख्य कार्य शिक्षण संस्थानों का संचालन है। तो आप ये जानना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं कैसे आया, क्यों आए? तो मैं आपको बता दूं कि शिक्षा का क्षेत्र मेरे लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मेरा संपूर्ण परिवार शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है। मेरे बाबा जी शिक्षक थे, मेरे पिताजी शिक्षक थे, मेरी बुआ जी शिक्षक, मेरे फूफा जी शिक्षक, मेरी एक कज़न सिस्टर है वो शिक्षक। तो बेसिकली हमारा जो पूरा परिवार है वो शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है। ये तो एक आप ये पूछ सकते हैं कि शिक्षण संस्थानों से और शिक्षक वर्ग से जुड़े होने के बावजूद मैं डॉक्टर कैसे बन गया। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि एक शिक्षक परिवार से संबंधित होते हुए मैं चिकित्सक कैसे बना। तो ये मेरे एक मन की पीड़ा थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। और ये मैं जिस आप कार्यक्रम को लेकर चले हैं और जिसके लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है, ये उस विषय से भी संबंधित है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। बात बहुत पुरानी है। मैं उस समय मात्र 9 वर्ष का था। मेरी एक छोटी बहन थी जिसको रात को 2 बजे के करीब पेट में दर्द हुआ, और सन 1962 की बात है। और मुझे याद है कि उस समय हमको कोई डॉक्टर नहीं मिला था और 2 घंटे वो तड़पती रही। मेरे पिताजी साइकिल लेके जगह जगह भागते रहे, उनको डॉक्टर नहीं मिला और अंततः वो प्रभु ने उसको उठा लिया। तो वो रात थी जब मैंने सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं इसलिए डॉक्टर बना। डॉक्टर बनने के बाद शल्य चिकित्सक बना जी, और शल्य चिकित्सा से मैंने बहुत लोगों को लाभ पहुँचाया। मैं एक सामान्य परिवार से था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक शल्य चिकित्सक क्या पैसा कमा सकता है। तो मैंने बहुत पैसा कमाया। तो एक दिन मुझको अनुभूति हुई जैसे प्रभु मुझसे कह रहे हों कि भाई, मैंने तुमको पैसा कमाने के लिए तो नहीं भेजा, पैसा कमाने के लिए तो भेजा, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग करने के लिए भेजा। तो सबसे अच्छा सदुपयोग पैसे का क्या हो सकता है? तो मैं रोज़ सुबह मेडिटेशन करता हूँ जी। तो उस मेडिटेशन के दौरान पुनः मुझको ऐसी अनुभूति हुई कि जैसे प्रभु कह रहे हैं कि देखो, तुमने जितना जो तुम्हें चाहिए था वो सब तुम्हें मिल गया। अब जो भी कमाओ
वो तुम उससे लोगों के ज्ञान की वृद्धि कराओ। वाह, बहुत खूबसूरत। मैंने अपने पिताजी के नाम पे जो शिक्षक थे, उनकी मृत्यु 1991 में हुई, उनके नाम पे मैंने एक सुभारती चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की जी, और उस समय मैंने नियम बनाया था कि जो भी पैसा मैं बचाऊंगा अपने महीने के खर्चे के बाद, वो सब मैं उस ट्रस्ट के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने के लिए लगाऊंगा। बहुत उच्च विचार से, बहुत खूबसूरत। और प्रभु कृपा से मैंने बहुत पैसा कमाया और वो सारा पैसा मैंने उस ट्रस्ट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए लगाया जी। हमारे 4 गांव में इंटरमीडिएट तक के स्कूल हम लोगों ने स्थापित किए जी, सब चैरिटेबल बेसिस पे। उस समय उच्च शिक्षण संस्थानों को उत्तर प्रदेश में खोलने की अनुमति नहीं थी, तो मैं अपना चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम करता रहा, शल्य चिकित्सक के रूप में भी काम करता रहा और उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों का भी खोलने का काम करता रहा जी। 1994 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, तो उन्होंने दिसंबर 1994 में ये एक नोटिफिकेशन निकाला कि जो निजी संस्थाएं हैं वो उच्च शिक्षण संस्थान भी खोल सकती हैं। तो मैंने उस समय सोचा कि अगर हम उच्च शिक्षण संस्थान खोलें और ये एक लोगों में भाव पैदा करें कि आप बड़े बड़े प्रोफेशनल बनिए, खूब पैसा कमाइए और उस पैसे को आप अपने लिए प्रयोग करने के बाद जितना आपके पास बचे वो सब समाज को आप लौटाइए, चिकित्सा और शिक्षा के विस्तार के लिए लगाइए। और ये काम करने के लिए एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। तो मेरे मन में आया कि इस प्रकार का अगर हमको एक विद्यालय खोलें जहाँ पर इस प्रकार के संस्कार हम बच्चों को दे पाएँ कि वो अच्छे प्रोफेशनल बने और ये संस्कार लेके बने, तो ये मेरे दिमाग में आइडिया था, जिसके वजह से मैं फिर उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए मैं आगे बढ़ा। सब बहुत ही उच्च विचार हैं आपके। दूसरी चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने अपने विश्वविद्यालय का नाम विवेकानंद सुभारती क्यों रखा? देखिए, भारत के आप अगर इतिहास को देखेंगे जी, तो एक समय भारत विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था जी, विश्व गुरु जाना जाता था जी, पूरे संसार में हमारा डंका बजता था। उसके बाद हमारी अवनति हुई और एक ऐसा काल आया कि जहाँ पर हम अपनी आइडेंटिटी लूज कर गए जी, हम विदेशियों के गुलाम रहे, हजारों सालों तक हम लोगों ने गुलामी झेली जी, और वो समय ऐसा था कि हम अपने आप को भारतीय कहने में और समझने में शर्म महसूस करते थे। तब एक हमारे देश के अंदर एक ऐसे महान पुरुष ने जन्म लिया जिसका नाम, आप डॉक्टर आहूजा, आपका भी नाम शायद नरेंद्र है मेरे जी हाँ, ख्याल से। जी हाँ, तो आप ही के हम नाम जी, थे, वो नरेंद्र नाम के व्यक्ति जी, और वही स्वामी विवेकानंद थे। जी, तो वो स्वामी विवेकानंद इस देश के अंदर आए और उन्होंने हमको सोते से जगाया, हम में आत्मविश्वास भरा। उन्होंने बताया कि तुम जागो, तुम्हारे इतिहास में बहुत कुछ है जिसकी वजह से तुम गर्व कर सकते हो और उस भावना के साथ तुम अगर आगे बढ़ोगे तो तुम पुनः इस विश्व को अपने अधीन कर सकते हो, अपने परंपरा से कर सकते हो, अपने सिद्धांतों से कर सकते हो, अपने अनुशासन से कर सकते हो। केवल एक कमी है तुम्हारे में और वो कमी ये है कि तुम्हारे में आत्मविश्वास नहीं रहा। तो ये मूल मंत्र था और उसकी वजह से आप देखिए, जब कोई भारतीयों को दूसरे देश के अंदर बहुत ही नीची निगाह से देखता था, ऐसे समय पे पूरे शिकागो में जाके उन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति का डंका बजाया। तो ये भावना जो उन्होंने हम लोगों में पैदा करी, मैं समझता हूँ कि जो देश का विकास हुआ, चाहे वो आप स्वतंत्रता आंदोलन ले लीजिए, चाहे हमारे देश में किसी भी प्रकार के आप विकास को ले लीजिए, शिक्षा के विकास को ले लीजिए, संस्कृति के विकास को ले लीजिए, आर्थिक विकास को ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद के अगर वाक्यों को आप पढ़ें, उनके दर्शन को आप पढ़ें, तो आप ये देखेंगे कि उसी से ये सब कुछ संभव हो पाया। तो इसलिए हमने सोचा कि आज फिर कमोवेश हम लगभग उसी स्थिति से गुजर रहे हैं। आज़ादी के बाद से हम इतने नीचे पहुंच गए जो कभी कल्पना नहीं की थी। तो आज अगर इस देश को दोबारा उठाना है तो अपने युवाओं को हमको मजबूत बनाना होगा, उन्हीं की
और उन्हीं के आदर्शों को लेकर अगर हम चलेंगे आगे तो हमारा युवा बहुत आगे बढ़ जाएगा, उसमें आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा। तो इसलिए हमने अपने विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय रखा। बहुत खूब साहब, बहुत अच्छे। अब मैं आपसे चाहूँगा कि अपने दर्शकों को ये बताएं कि आपके विश्वविद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा आप दिलवाते हैं जिससे आपके सपनों के भारत का निर्माण हो। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय में किस तरह से हम इस भावना को उठा रहे हैं आपके अपने विश्वविद्यालय में। ये जो आपने प्रश्न पूछा है, संभवतः अगर इसके ऊपर मैं विस्तार से आपको बताने लगूं तो कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन तो बात पूरी नहीं होगी। संक्षिप्त में हाँ, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आपने एक तरफ तो आपने कहा कि हम किस प्रकार से शिक्षित कर रहे हैं जी, और दूसरी बात आपने पूछी कि मैं जिन बातों को लेकर मैंने विश्वविद्यालय बनाया है उसको हम किस तरह से उसको प्रैक्टिकली किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम अचीव करना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, और यही मैं समझता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय का जो मूल मंत्र है वो यही है कि हम एक अच्छे प्रोफेशनल तो बनाएं जी, लेकिन वो ऐसे प्रोफेशनल बनाएं जिनको अपने दायित्व का बोध अपने परिवार के प्रति जी, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति और संपूर्ण मानवता के प्रति जी, उनको ये कर्तव्य बोध हो। ऐसे संस्कार लेकर हमारे प्रोफेशनल समाज में निकलें, इस देश में और दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन करें। ये इसका मूल सिद्धांत है, मूल मंत्र ये है जी। तो इसके लिए जैसे अभी मैं सुन रहा था जब आपने अपना बात शुरू की थी जी कि इसके अंदर विश्वविद्यालय के अंतर्गत हम 15 उच्च शिक्षा संस्थान हैं। तो वो तो है ही कि हमारे सब विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विषयों को लेकर हमारे उच्च शिक्षण संस्थान हैं जी, जो स्टेट ऑफ द आर्ट है जी, जहाँ पर मुझे कहते हुए संतोष होता है कि जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो किसी भी विद्यालय या विश्वविद्यालय में दी जा रही शिक्षा से नीचे नहीं है, पीछे नहीं है। तो हम अपने बच्चों को उनके प्रोफेशनल फील्ड में बहुत ही कॉम्पिटेंट बनाने के लिए लेटेस्ट मेथोडोलॉजी से और जो बहुत ही प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनके द्वारा हम लोग शिक्षण उनको दिलवा रहे हैं। लेकिन साथ के साथ हमारे यहाँ ऐसे कार्यक्रम चलते हैं जिससे कि बच्चों में संस्कार पैदा हों। आप विश्वविद्यालय का केवल एक भ्रमण करके देखिए, आपको हर विद्यालय, हर भवन, हर सड़क और हर प्रतिष्ठान किसी ना किसी महापुरुष के नाम पे आपको मिलेगा। और उस भवन के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो उस महापुरुष के बारे में कि वो व्यक्ति कौन था, उसके कृतित्व के बारे में, अगर हमने किसी विद्यालय का नाम, जैसे हमारा डेंटल कॉलेज का नाम आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर है, मेडिकल कॉलेज का नाम हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है, इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम हमारा छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम पर है। तो क्यों है, उन्होंने क्या किया? तो जैसे ही हम किसी भवन में या संस्थान के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको वहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। जब बच्चे निकलते हैं, गुजरते हैं वहाँ से, तो शॉर्ट में उसको पढ़ते हैं। तो उनको पढ़ने से ऐसे ऐसे महापुरुषों के बारे में उनको पता चलता है कि उन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए क्या किया। ये एक तरीका है कि जो बिना उसको महसूस हुए, बिना एहसास कराए कि हम तुमको कुछ पढ़ा रहे हैं, और वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो संस्कार प्राप्त कर लेता है। ऐसी जगह जगह आप जाएंगे तो आपको स्लोगन्स लिखे हुए मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोग उनको संस्कारवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी विभिन्न सेवा के कार्यक्रम हैं उसमें हम अपने छात्रों को, छात्राओं को, उनमें हम उनको पार्टिसिपेट कराते हैं। और हर महीने एक हमारे यहाँ एक दिन होता है जिसको हम सुभारती दिवस कहते हैं। उस दिन हम अपने क्रांतिकारियों के, हम उन महान लोगों के जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार एक मिश्रण हम लोग दे रहे हैं जहाँ पर कि शिक्षा भी है और संस्कार भी है और सेवा भी। तो शिक्षा, सेवा और संस्कार का मिश्रण बना के हम बच्चों को दे रहे हैं, और इसी से मेरे जो कल्पना है वो साकार होने की दिशा में आगे कदम बढ़ा है। बहुत खूब डॉक्टर साहब, तो ऐसा सोच, ये बहुत
रेयर है, बहुत ही हमारे विद्यालय में, आपके विद्यालय में जो भी बच्चे आते होंगे उनका संपूर्ण विकास हो रहा है, हर तरह से उनका चौतरफा विकास है। न सिर्फ वो अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं पर उनका सामाजिक उत्थान भी हो रहा है। आपके विश्वविद्यालय में डॉक्टर साहब क्या सिर्फ हम इंडियंस ही आते हैं या विदेशों से भी छात्र आप लेते हैं? नहीं नहीं, हमारे यहाँ सभी जगह से आते हैं, सभी। हमारे दूसरे देशों से भी आते हैं, नाइजीरिया से, जाम्बिया से, भूटान से, नेपाल से, मालदीव से, और अभी जो यहाँ तक कि जो ट्रेनिंग के ऊपर आते हैं वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री से भी आते हैं। अभी डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सिर्फ आप दूसरे बाहर के विदेशी युवकों को, विदेशी विद्यार्थियों को अपने यहाँ शिक्षा ही देते हैं या आपकी संस्थान, आपका विश्वविद्यालय किसी और तरह से भी विदेशों से जुड़ा हुआ है? हाँ, देखिए ऐसा है कि एक हमारा विश्वविद्यालय है जी, एक बोस्टन में विश्वविद्यालय है, ऐसे इटली में विश्वविद्यालय है, अभी एक फ्रांस में विश्वविद्यालय, उससे बात हमारी चल रही है। ये जो डिफरेंट देशों के अंदर विश्वविद्यालय हैं, इनसे हम लोगों के टाई अप्स हैं। वहाँ से टीचर्स हमारे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ से टीचर्स उनके यहाँ जाते हैं, ऐसे ही उनके यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स उनके यहाँ आते हैं। तो ये एक एक्सचेंज ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह का हम लोगों का चलाते हैं। जो हम लोगों की समस्याएं हैं, हम लोगों के इस देश के अंदर जो वातावरण है और जो उससे संबंधित रोग हैं या उससे समस्याएं, वो यूरोप में नहीं है, वो अमेरिका में नहीं है। जो वहाँ के बच्चे हैं, जो वहाँ डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, उनको वो चीज़ देखने को नहीं मिलती, तो वो यहाँ आते हैं, वो यहाँ पर प्रशिक्षण लेते हैं। दूसरा, हम दो राय नहीं है कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम इन विकसित देशों से थोड़ा पीछे हैं। तो हमारे यहाँ के बच्चे जाते हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी देखते हैं, वो कितने आगे बढ़ चुके हैं देखते हैं, उनसे ट्रेनिंग लेते हैं, नई नई जानकारी लेके आते हैं। तो इस तरह के एक्सचेंज प्रोग्राम्स हम लोगों के यहाँ चलते हैं और लगातार हम लोग नई नई यूनिवर्सिटीज़ से टाई अप कर रहे हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत खूब। और दूसरा डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगा कि सुभारती विश्वविद्यालय सिर्फ मेरठ में ही है या आपने किसी और क्षेत्र में भी अपने इंस्टीट्यूट्स या अपने कॉलेजेस खोले हैं? हाँ, देखिए जैसे मैंने बात बताई थी आपको कि अगर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं जी, प्राइमरी एजुकेशन तक के हमारे 4 गांवों के अंदर स्कूल्स हैं, वो टोटली चैरिटेबल बेसिस पर हैं और उनका उद्देश्य है कि उन लड़कियों को ख़ास तौर से कि जो लोग गांव से दूर नहीं जा सकती या जो गरीब बच्चे हैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारा मुख्य तो विश्वविद्यालय ये सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में है ही। इसके अलावा बिजनौर में हम लोग उच्च शिक्षा संस्थान हम लोगों ने खोले हैं और इसी प्रकार देहरादून में भी हम लोगों ने कई शिक्षण संस्थान खोले हैं। सभी सुभारती का नाम तो है ही कॉमन, बाकी तो महापुरुष अलग अलग हैं। वहाँ श्री देव सुमन के नाम से है, वहाँ पर इस तरह से अलग अलग लोग हैं क्षेत्र के, उनके नाम से हैं। और इसके अलावा जो हम लोग हमारा विश्वविद्यालय स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय है, ये दूरस्थ शिक्षण का भी कार्य कर रहा है। हमारे पास उसकी मान्यता है और उस मान्यता के अनुसार से पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हम लोगों के डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर्स हैं। तो उसके माध्यम से हम पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के, आप समझिए कि हर क्षेत्र में, हर गांव में, नहीं तो हर ब्लॉक में हम लोगों का एक सेंटर वहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोफेशनल कॉलेजेस में आजकल हर डिग्री कॉलेज तक में एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि हर व्यक्ति शायद उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो क्या आप कुछ उन गरीब बच्चों के लिए कुछ आपने कदम उठाए हैं? हमारे संस्थान में कोई मेरिट वाला बच्चा, वो चाहे कितना भी गरीब हो, ऐसा संभव नहीं है कि उसको शिक्षा न दी जाए। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जहाँ पर हम लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनको हम लोग पूरी सहायता देते हैं। अभी मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ डेंटल कॉलेज में एक ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन का फंक्शन था। तो उसमें जो हमारा डेंटल कॉलेज 96 में शुरू हुआ था और तब से लेके अब तक के जितने पास आउट बच्चे हैं वो उसके सदस्य हैं और वो काफ़ी बड़ी संख्या में दूर दूर से पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ वो डॉक्टरी करके गए हुए हैं, वहाँ से बच्चे आए हुए।
आप इतने पुराने पुराने बच्चे कहाँ याद रह सकता है किसी को, हम शक्ल से कि नाम क्या है, हाँ ये तो पहचान लेते हैं कि हाँ ये हमारे यहाँ का छात्र रहा है, लेकिन कौन है नहीं जानते। तो एक लड़के ने मेरे आके पैर छुए और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने, जाहिर सी बात है इतने दिन बाद हम लोग मिल रहे थे तो आंसू तो खुशी के ही होंगे। मैंने उसको संभाला, मैंने कहा कि तुम को मैं पहचाना नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम बताया और उसने कहा कि साहब मैं आजकल इंदौर में हूँ और पूरे इंदौर का मैं सबसे फेमस इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ। उसके साथ 2-3 बच्चे और थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये जो है सर, ये आदमी आप सोच नहीं सकते कि इसकी आज की तारीख में इनकम क्या होगी। मैंने कहा कि भाई इनकम की मैं सोचूँ ही क्यों, जितनी इनकम होगी बड़ी अच्छी बात है, पर ये तुमने बात क्यों कही, इनकम को क्यों जोड़ रहे हो तुम इससे? तो वो लड़का स्वयं बोला कि साहब ये आपकी देन है। तो मैंने कहा जनरल वे में कह रहा होगा। मैंने कहा तो जाहिर सी बात है कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिससे आप पढ़ते हैं उसी की देन होती है। बोला नहीं ये बात नहीं है। बोला आप तो भूल गए, लेकिन मुझे याद है मैं एक अनुसूचित जाति के वर्ग से हूँ। मेरा आपके कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था, जो CPMT का एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू, और फर्स्ट ईयर में मेरे पिताजी ने किसी तरह से फ़ीस जमा कर दी थी। सेकेंड ईयर में मैं और मेरे पिताजी आपके पास आए थे और हमने कहा था कि आप हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा कि मेरे पास पैसे देने को नहीं है। तो उसने मुझे याद दिलाया जो मुझे वास्तव में याद नहीं था। उसने कहा कि साहब आपने मुझे उसके बाद ये लिया था कि इस लड़के को मैं गोद ले रहा हूँ और इससे 1 नया पैसा भी फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। बोला कि आपने उसके बाद 1 नया पैसा भी फ़ीस हमसे नहीं ली और मैंने पूरा कोर्स बिना पैसा दिए किया। मैं BDS मैंने यहाँ से किया, उसके बाद मैंने कंपटीशन दिया, KGMC में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने वहाँ से MDS किया। तो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, मेरिट के ऊपर उनका सिलेक्शन हुआ, अगर उनके पास नॉर्मल फ़ीस देने के लिए भी नहीं है और वो मेरे संपर्क में आए हैं, तो उनको मैंने कोई ना कोई रास्ता दिया। उनको शिक्षा को छोड़ के नहीं जाने दिया है। वो शिक्षा ग्रहण किए हैं, चाहे उनके पास पैसा हो चाहे उनके पास पैसा ना हो। और इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजना है, जैसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, उनके लिए कंसेशंस हैं। एक और योजना हमारी बड़ी सुंदर है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि आप पढ़ाई करो, आपके पास पैसा नहीं है, आप हमको एक कमिटमेंट दो। क्योंकि कई बच्चे इतने स्वाभिमानी होते हैं कि वो कोई हेल्प नहीं लेना चाहते, तो उनके लिए भी ऐसा है कि उनके स्वाभिमान की भी रक्षा होती है। और हम कहते हैं कि आप हमको कमिटमेंट दीजिए कि आप यहाँ से कोर्स करने के बाद आप यहाँ पर सर्विस करेंगे, तो वो कमिटमेंट देते। और उसके बाद उनको हम न केवल उनका कोर्स पूरा कराते हैं, उनको एक हाई लेवल का प्रोफेशनल बनाते हैं, लेकिन उसके बाद जॉब भी देते हैं। और उनका थोड़ा थोड़ा करके जो इंटरेस्ट फ्री जो उनका जो हमने पैसा दिया होता है उनको शिक्षण के लिए, वो थोड़ा थोड़ा उनका सैलरी में से हर महीने कटता रहता है। तो बिल्कुल बिना किसी पैसे को दिए हुए उनका एडमिशन भी हो जाता है, वो कोर्स भी कर लेते हैं, फिर उनको जॉब भी मिल जाती है और वो अपने आप ही स्वतः उसका भुगतान करते रहते हैं। उनके माँ बाप पे जोर नहीं पड़ता। तो ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में निर्धन वर्ग के बच्चों के लिए पूरे सद्भावनाएं हैं और पूरा उनको सम्मान है। उनको ये महसूस भी नहीं होने दिया जाता कि उनमें कोई किसी भी तरह की कोई कमी है। तो इस प्रकार से हम किसी गरीब बच्चे को जाने नहीं देते। धन्य है डॉक्टर साहब, इस क्षेत्र में तो आप कर ही रहे हैं, पर मैंने आपके बारे में बहुत कुछ जाना है, समझा है। आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़े हैं। शिक्षा के क्षेत्र की तो बातें हम करते रहेंगे, उसके साथ साथ आप हमें बताएंगे समाज सेवक में आप और क्या कर रहे हैं। मैं समाज सेवा बात नहीं कहूँगा जी, मैं कहूँगा कि जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारी संस्कृति ने हमें दायित्व दिए हैं, मुझे उनका बोध है। ये प्रभु कृपा है कि मुझे उनका बोध है और अपने उन्हीं कर्तव्यों की पूर्ति मैं कर रहा हूँ। मैं कहूँ कि मैं किसी समाज के लिए सेवा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं केवल अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहा हूँ।
और उससे मुझे आत्मसंतोष मिलता है। जैसे आज आप देखिए इस देश के अंदर एक सबसे विकराल समस्या क्या है, वो है जाति और वर्ण व्यवस्था। इस देश के विश्व गुरु से रसातल पे आ जाने का मुख्य कारण ये जाति और वर्ण व्यवस्था है। हमारा एक संगठित प्रयास है कि हम किसी तरह ये जाति और वर्ण व्यवस्था को शिथिल करें। आज शिथिल करेंगे, जो व्यवस्था हज़ारों सालों से यहाँ पर मौजूद है वो कोई 2 दिन में तो समाप्त नहीं हो जाएगी, लेकिन हाँ शिथिल तो कर सकते हैं। आज शिथिल करेंगे, आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो उसको और शिथिल करेंगी, तो एक दिन वो आएगा कि जो ये कुरीति इस समाज से दूर हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोगों ने एक सुभारती समाज करके एक हम लोगों ने संस्था बना रखी है, जिसमें हमने 4 सूत्र दिए हैं कि नाम से जाति सूचक शब्द हटाओ, एक साथ बैठकर भोजन करो, एक साथ बैठकर प्रभु का स्मरण करो और अंतर्जातीय व्यवहार करो। तो इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रकल्प हमारा सेवा का है, विभिन्न प्रकार की सेवा। आप देखिए 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, 2 परिवार आपस में लड़ते हैं, उनके अंदर प्यार पैदा करने का सबसे आसान तरीका और सबसे प्रभावी तरीका जो हमने निकाला है वो हमने नारा दिया है, सेवा द्वारा एकता। इतनी सेवा करो अपने विरोधी की कि उसका दिल पसीज जाए, और जब दिल पसीज जाएगा तो दुश्मनी तो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही एक हम लोगों का प्रकल्प है जिसके द्वारा हम लोग सुभारती सेवा संस्था करके कि हम ये मैसेज दे रहे हैं कि सेवा द्वारा एकता। तो इस प्रकार से हम लोग बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं कि भाई तुम्हें अपने जीवन में शिक्षा के अलावा भी बहुत कुछ करना है, तुम्हें समाज का और देश का एक एसेट बनना है, खाली एक अच्छा प्रोफेशनल ही बनना है। तो इस प्रकार के कई हैं। अभी हम लोगों ने एक उन्मुक्त भारत करके एक और अभियान शुरू किया है, जिसमें हमने चिन्हित किया है कि देश के सामने मुख्य समस्याएं क्या हैं, क्योंकि हम लोग हायर एजुकेशन कॉलेजेस चला रहे हैं। यहाँ बच्चे जो हैं उनको जिम्मेदारी पता होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमारे देश के सामने क्या समस्या है। तो उन समस्याओं को बताने के लिए, छात्रों में जागृति पैदा करने के लिए हमने एक उन्मुक्त भारत नाम से संस्था स्थापित की है। ये सब प्रकल्प हैं, ये स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के अधीन नहीं है, ये सुभारती के विभिन्न प्रकल्प हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं। और स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं इसलिए किसी पर दबाव नहीं है। जो उसमें भाग लेना चाहते हो भाग ले, जो जिसका भाग लेने का मन नहीं हो वो भाग ना ले। तो स्वैच्छिक रूप से हम उन लोगों में भावना पैदा कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, तो इसका पर्पस तो ये हुआ कि जो भी विद्यार्थी सुभारती विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव कौन सा कोर्स कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जो भी जिस चीज़ का भी अध्ययन कर रहे हैं, उसके साथ साथ उन्हें बहुत ही हाई क्वालिटी के संस्कार मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, यही मेरा उद्देश्य है। मैं आपको वापस लाऊं शिक्षा के क्षेत्र में। हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट आज की डेट में टेक्निकली इम्प्रूव करता जा रहा है। तो आपके विश्वविद्यालय में क्या आप कुछ बढ़ चढ़कर आधुनिकता का उपयोग कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट्स में? हर विद्यालय अपने आप में परिपूर्ण है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान के अंदर अवेलेबल है वो हर विद्यालय के अंदर हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। हम लोग ये नहीं देखते कि क्या चीज़ कितने की आ रही है। जो भी हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे प्रिंसिपल्स हमसे डिमांड करते हैं कि साहब हमारी फील्ड के अंदर ये नई चीज़ आई है, तो वो तुरंत हमारा मैनेजमेंट जो है सुभारती का वो उसको स्वीकृत करता है और वो चीज़ मंगाई जाती है। तो चाहे वो इक्विपमेंट्स हों और चाहे वो मेथडोलॉजी हो, ई लर्निंग हो या डिफरेंट वेज, आजकल आप जानते ही हैं कि बहुत नए नए तरीके आ गए हैं शिक्षा देने के। वो सभी प्रकार की सुविधाएं हमारे हर संस्थान के अंदर मौजूद हैं। हाँ, अब अगर आप प्रत्येक संस्थान के बारे में मुझसे इंडिविजुअली जानना चाहेंगे तो उससे बेहतर मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनको बुलाइए और एक एक विद्यालय के प्रिंसिपल से पूछिए, तो वो आपको पूरी जानकारी देंगे। जितनी जानकारी मुझे है उससे ज़्यादा जानकारी उनको होगी, क्योंकि वो डिमांड करते हैं। हम तो दस्तखत करते हैं, अलाउ करते हैं, तो उनको पूरी जानकारी होगी।
मैं साथ साथ ये भी जानना चाहूँगा और आपका सहयोग चाहूँगा, अगर आप परमिट करेंगे तो हम आपके हर इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव्स कहो, प्रिंसिपल्स कहिए, डायरेक्टर कहिए, डीन कहिए, उनको हम यहाँ पे बुलाएंगे और हम चाहेंगे कि वो हमारे दर्शकों को, हमारे सभी विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को बताएं कि हर तरह के कोर्स, जो नए नए कोर्सेज शुरू हुए हैं, जो हमारे यहाँ नए नए कॉलेज शुरू हुए हैं, उनका पर्पस क्या है, वो उनके जो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, उसकी शिक्षा का गहन तरीके से वही लोग जवाब दे पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप खाली विजनरी ही नहीं रहे, आप अचीवर भी हैं, बट क्या आप सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करते हैं? डॉक्टर साहब, बिल्कुल करता हूँ। और सबसे बड़ा मुझको जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, जो मुझको आत्मसंतोष होता है, वो ये होता है कि मैं मेरे बाबा जी स्वर्गीय श्री नंदलाल भटनागर जी और अपने पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर कृष्ण कुमार भटनागर जी, उन्होंने जो कभी सपना देखा होगा कि उनका लड़का समाज में शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में कुछ कार्य करेगा, और आज अगर वो यहाँ होते तो वो वास्तव में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते, संतुष्ट महसूस करते। मुझे ये लगता है कि शायद उनकी आत्मा ऐसा भाव लिए ज़रूर होगी। यही मेरा सबसे आत्मसंतोष का जो कारण है, वो सबसे ज़्यादा ही होता है कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पूर्वज लोग वो संतुष्ट होंगे कि जो मैं कर रहा हूँ उनके सपनों को पूरा कर रहा हूँ। और इस सब का जो मुझे एहसास होता है कि मेरे पिताजी या मेरे बाबा जी क्यों अपने आप को संतुष्ट महसूस करते होंगे, वो मुझे तब एहसास होता है कि जब मैं प्रतिदिन, मेरी माँ की आयु लगभग 88 वर्ष है, और ये मेरा प्रतिदिन का नियम है कि अगर मैं मेरठ में होता हूँ तो आधा घंटे मैं उनके चरणों में जाके अवश्य बैठता हूँ। तो जिस प्रकार वो एक भाव मुद्रा में मेरे सर पे अपना हाथ रखती हैं और मेरी कमर को सहलाती हैं, वो मुझे भाव देता है, वो मुझे महसूस कराता है कि आज मेरे पिताजी और मेरे बाबा जी, उनकी आत्माएं भी जहाँ होंगी, वो इस बात से अपने आप को संतुष्ट महसूस करती होंगी कि हाँ, हमारे पोते ने, हमारे बेटे ने वो किया जिसकी कि उनको अपेक्षा थी। डॉक्टर साहब, आप के इतने उच्च विचार हैं, आपने जो संस्था बनाई है, जो विश्वविद्यालय बनाया है, आपने जैसा बताया, आप सिर्फ बच्चों को प्रोफेशनल शिक्षा ही नहीं दे रहे हैं, उसके साथ संस्कार भी दे रहे हैं। और क्या आप कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि सारे विद्यार्थी, अभिभावक ये सोचें कि सुभारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से उनका संपूर्ण विकास होगा? उनके लिए कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? आप उनके लिए कुछ और बताना चाहेंगे कि वो हमारी इस यूनिवर्सिटी, सुभारती यूनिवर्सिटी को क्यों ज्वाइन करें, हम लोग दूसरी यूनिवर्सिटी से बेटर क्यों करें? हमारे विश्वविद्यालय को ज्वाइन करने के पीछे जी, जो मैं अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि आपको न केवल ये सोचना है कि हमारा बच्चा एक अच्छा प्रोफेशनल बने, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि वो एक, सबसे पहले तो अपने परिवार के लिए, फिर अपने समाज के लिए, फिर अपने देश के लिए एक एसेट बने। और वो तभी संभव है जब उसका सर्वांगीण विकास हो। तो अगर आप अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, आप उसको अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए एक निधि, अमूल्य निधि के रूप में विकसित होते हुए देखना चाहते हैं, तो सुभारती विश्वविद्यालय ही उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। डॉक्टर साहब, जाते जाते आपने जो सहयोग किया, जो आपने परमिशन दी कि हम आपके दूसरे टीचर्स को, डीन्स को, प्रिंसिपल्स को बुला के हर कोर्स के बारे में हम अपने विद्यार्थियों को पूरी जानकारी देंगे, इन डेप्थ बताएंगे कि वो कोर्सेज कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनका क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके बाद वो अपनी रुचि से अपना कोर्स सेलेक्ट कर पाएंगे। पर आप जाते जाते सभी अभिभावकों को, बच्चों को, विद्यार्थियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? अभिभावकों के लिए तो मेरा संदेश यही है कि आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे अमूल्य निधि के रूप में विकसित हों, आपके परिवार के, आपके समाज के, आपके देश के लिए वो एक एसेट बने, तो स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में भेजिए, हम आपके सपने को साकार करेंगे। और जो हमारे बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों, रात में तो सपने सभी देखते हैं,
तुम लोग दिन में सपना देखो। मैं वादा करता हूँ कि स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के माध्यम से तुम्हारे दिन में देखे हुए सपने को हम और हमारी सभी शिक्षकगण साकार कराएंगे। और अगर आपको दिन में सपने देखना ना आता हो तो भी हमारे काउंसलिंग सेंटर पे आइए, हमारे शिक्षकों से मिलिए और दिन में सपना देखना सीखिए। बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने आकर इतनी शिक्षा दी है हमारे सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को। आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बताया। थैंक यू। दर्शकों, आज आपने मुलाकात की डॉक्टर अतुल कृष्ण से, जिन्होंने आगाज किया, शुरुआत की है एक नए और अनूठे कार्यक्रम की, उच्च शिक्षा परिचय की, जिसका उद्देश्य है सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य का निर्माण। आज से सभी विषयों पर हर संध्या काल होगी चर्चा, एक नए विषय, नए कोर्स की, जिसे विद्यार्थी और अभिभावक अपने पसंदीदा कोर्स का चयन कर सकेंगे। इस आशा के साथ कि आप सभी प्रतिदिन विशेष चर्चा उच्च शिक्षा परिचय को देखेंगे और युवा वर्ग के उज्जवल भविष्य निर्माण के भागीदार होंगे। नमस्कार।